और एक खास मेहमान को और जोड़ते हैं हमारे साथ श्री आलोक अग्रवाल, हेड कंटेंट फंड मैनेजर के एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे जब पिछली मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बीच में देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया वैल्यूएशंस में और इंडेक्स के लेवल्स में। और क्या तीव्र, जिसे कहते हैं ना वो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग एफआईएस की हम सबको फेस करनी पड़ रही है। अभी क्या लग रहा है आलोक जी, मोटा मोटी आपकी रीडिंग क्या है? अभी ये चलेगी क्या? और कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप मार्केट में यहाँ से? मार्केट्स में काफी कुछ साथ साथ हो रहा है। एक तरफ आपने जैसे कहा एफआईएस की सेलिंग सितंबर एंड से लेके अभी तक एफआईएस कुछ रफली $15 बिलियन बेच चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया में भी स्लो डाउन के काफी सिग्नल्स मिलते गए। लास्ट 4 महीनों से जीएसटी कलेक्शन नंबर के ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर जो जून क्वार्टर का नंबर था, जो सितंबर क्वार्टर का नंबर थे फॉर जीडीपी, वो भी 6% से नीचे आए। गवर्नमेंट ने भी अपने FY25 की जीडीपी एस्टिमेट्स को कम कर दिए हैं। जाहिर है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी लोअर साइड पे आएंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स नंबर्स सितंबर के पुअर आए, दिसंबर की भी एक्सपेक्टेशन सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही है। बिकॉज इलेक्शन हुई बीच में यूएस में, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी कुछ इस तरह की आएगी जहाँ टैक्स कट्स हो सके और वहाँ की प्रो ग्रोथ पॉलिसीज आ सके, जिसके वजह से पूरे इमर्जिंग मार्केट से ही आउटफ्लोज हो रहे हैं। अगर ऐसे में हमारे यहाँ स्लो डाउन नहीं होता तो शायद इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा रहा बिकॉज स्लो डाउन रहा है। हमने सितंबर से नवंबर में करेक्शन देखा। लार्ज मिड स्मॉल कैप सब में करीब 11.5% के आसपास करेक्शन रहा पीक से। लेकिन बाउंस बैक्स ज्यादा ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिला बजाय लार्जर कैप्स के, प्राइमरली क्योंकि इसमें ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ बेटर रही है। पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा कि हालांकि हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स फ्लैटिश थे, लेकिन अगर ग्लोबल कमोडिटीज को हटाएं तो ग्रोथ नंबर्स अच्छे खासे डबल डिजिट में थे। लार्ज कैप्स के 10% के आसपास और मिड एंड स्मॉल कैप्स करीब 20% के आसपास। एक्सपेक्टेड इस क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही है। जब तक ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ ट्रेंड्स अच्छे रहेंगे तब तक उनमें जो स्ट्रेंथ है लार्जर कैप से ज्यादा भी रह सकती है। देखना सिर्फ ये है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रही है एटलीस्ट इन द नियर टर्म, तो ऐसे में कौन से सेगमेंट्स होते हैं जो ज्यादा ग्रो कर पाए, एंड उन सेगमेंट्स में ही फोकस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन आई सितंबर से नवंबर और अभी पिछले 2 हफ्तों से, ये करेक्शंस अपॉर्चुनिटी है इंडिया में बाय करने के लिए। लॉन्गर टर्म व्यू, लॉन्गर टर्म स्टोरी पूरी की पूरी इंटैक्ट है। इस तरह के शॉर्ट टर्म करेक्शंस को ही यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियोज को फर्दर बिल्ड करने के लिए। चलिए अब थोड़ा मार्केट मैसेज को चेस करने की कोशिश करते हैं लोग जी। आज टीसीएस के नंबर्स आपने मैंने सबने पढ़ लिए अच्छी तरीके से। अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हम समझ रहे थे। और फिर यूएस में रेट कट्स जिस संभावना में थे शायद उसमें ना आए। अब 25 में अप्रॉक्सीमेटली 2 रेट कट्स की बात हो रही है। ऐसे में हमारा आईटी क्या करेगा? मतलब आईटी में अर्निंग्स के और रिवाइवल के और ग्रोथ के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? और ऐसे में क्या जब तक बाजार का ये नाजुक फेस चल रहा है, तो टिल द टाइम वी आर फेसिंग दिस एफआईज एग्जिट, क्या आईटी पे कमिटेड रहना चाहिए क्या? आपने दोनों तीनों पॉइंट कवर कर दिए वीरेंद्र जी। आईटी में क्योंकि मेजॉरिटी बिजनेस यूएस से आती है, तो यूएस में क्या पॉलिसी रहेगी उसका बड़ा असर रहेगा। एक्सपेक्टेड ये है कि न्यू प्रेसिडेंट के अंडर में टैक्स कट्स होंगे। अगर टैक्स कट्स होते हैं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए कंपनियों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिसके वजह से एक्सपेक्टेशंस ये जताई जा रही है कि शायद वहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ सके। अगर रिसेंट कमेंट्रीज भी सुने मैनेजमेंट्स की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट किया है कि वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने के इनिशियल साइंस दिख रहे हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन है आईटी सेक्टर को ही देखूं तो लगभग नेक्स्ट 2 साल 12% ग्रोथ की एक्सपेक्टेड है अर्निंग्स ग्रोथ कंसेंसस में। अगर वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ी तो ये नंबर फर्दर इंप्रूव हो सकती है। करंट नंबर्स पे 29 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड 12% ग्रोथ के लिए थोड़ा वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड है, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ में अपसाइड आ सके तो काफी बेटर होगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 12% ग्रोथ में अपसाइड आने के चांसेस ज्यादा हैं देन डाउनसाइड,
वो एक ऐसे समय पे आ रहे हैं जहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने मिल रही है। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बिकॉज वहाँ पे टैक्स कट्स होने के चांसेस हैं, प्रो ग्रोथ पॉलिसीज के चांसेस है, इसलिए डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को कंबाइन करे तो आईटी एक अच्छी क्वालिटी हाइडिंग स्पेस बन जाती है। लेकिन विद इन द सेक्टर बहुत सारी कंपनीज, कुछ कंपनीज एटलीस्ट ऐसी हैं जो शायद 15-20% से अधिक भी ग्रो कर सकें। वो कंपनीज, वो सेगमेंट्स हमें ज़्यादा प्रिय है। हुँ। तो आईटी में अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहा है और ट्रेंड तो आईटी एक ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पे फोकस बनता नज़र आएगा। सर आलोक जी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर सवाल मेरा लार्ज बैंक्स को लेकर है। जिस तरीके से ट्रेंड हमने देखा है लार्ज बैंक्स को लेकर वीक ही रहा है। 2024 में भी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। स्पेशली 2025 की शुरुआत भी वीक ही हुई है। एचडीएफसी बैंक को ही देख लें आप, 1600 के नीचे कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट 1700 के नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन 2025 कैसा रह सकता है लार्ज बैंक्स के लिए स्पेशली? और अगर, क्योंकि सर रिपोर्ट्स भी आए, आज ही मैंने कवर की गोल्डमैन की रिपोर्ट थी बैंक्स को लेकर, वो भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं। ईपीएस कट को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप लार्ज बैंक्स को 2025 के लिए? आपने सही बोला दैट लार्ज बैंक्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। उनमें एब्सोल्यूट करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरे। लेकिन ये ओवरऑल मार्केट्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खास करके पूरी लार्ज बैंक्स को अगर साथ जोड़ दें तो। अगर बैंक्स की चीज़ों को हम इनकम स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करें तो हमें मिलता है कि लोन ग्रोथ नंबर अगर देखते हैं तो जो कि 18-20% पे हुआ करता था साल भर पहले, वो नंबर अब करीब 11-11.5% पे आ गया है, जो रफली पिछले 2.5 साल का लोएस्ट नंबर है। तो जाहिर है अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो साथ ही साथ बैंकिंग में भी क्रेडिट ग्रोथ की स्लो डाउन रही है। में डिपॉजिट ग्रोथ भी कम रही थी, ये भी एक कारण था क्रेडिट ग्रोथ कम होने का। तो जाहिर है अगर क्रेडिट ग्रोथ कम होगी तो उसका इम्पैक्ट तो प्रॉफिट पे आएगा ही। साथ ही साथ उम्मीद थी कि चलिए अगर क्रेडिट ग्रोथ कम हो तो क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो सकती हैं, इसके चांसेस भी कम है। दो कारण है मेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने के। पहला कारण तो ये आता है कि हम फॉलिंग रेट रिजीम में हैं। मार्केट जब फॉलिंग रेट रिजीम में होते हैं तो ऐसे केस में बैंकिंग के मार्जिन बढ़ते नहीं, कुछ ना कुछ कम ही होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हाई मार्जिन सेगमेंट्स है बैंक्स के, जो कि पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं, वो सेगमेंट्स में तो एक्चुअल स्लो डाउन है। वो सेगमेंट्स में तो काफी गिरावट आ चुकी है ग्रोथ की। तो जो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ कम हुई है वो ज्यादा ग्रोथ कम हुई है उन अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स में, उन हाई मार्जिन सेगमेंट्स में, जिसके वजह से इनकी ग्रोथ कम होने के साथ साथ मार्जिन भी कम हो रहे हैं। और पिछले एक आध क्वार्टर से हमने देखने को मिला कि जो क्रेडिट कॉस्ट मल्टी ईयर लो पे चल रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंक्रीज इन प्रोविजंस, इंक्रीज इन एनपीएस देखने मिले। वो एक मॉनिटरेबल रहेगा आने वाले टाइम के लिए। तो ये जो तीनों चारों लेवर्स होते हैं कोई भी एक बैंकिंग कंपनी में, क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट, ये तीनों में ही कुछ खास बड़ा सुधार नजर नहीं आ रहा। जब उनमें खास बड़ा सुधार नजर आने लगेगा, वो समय सही होगा इन सेगमेंट में घुसने का। तब तक ये शायद अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, हम खुद इसमें अंडरवेट हैं। अंडर परफॉर्म कर सकता है फिलहाल तो। लेकिन सर एक और सेक्टर मेरे फोकस में है, क्योंकि बजट नज़दीक है और अभी हम बजट को लेकर बात भी कर रहे थे, और जिस तरीके से सरकार पावर सेक्टर पर अपने एलोकेशंस बढ़ा रही है, साथ ही वो फोकस में रहने वाला आने वाले समय में। निफ्टी एनर्जी को देखिए आप, ये इंडेक्स आज भी गिरकर कामकाज कर रहे हैं, 0.25%। कल भी इसमें गिरावट थी। एनटीपीसी जैसे स्टॉक स्टॉप लूजेस में दिखेंगे आपको। पावर ग्रिड से नहीं हो पा रहा। बीईएल अपने डेलो के आसपास कामकाज कर रहा है। निफ्टी एनर्जी में देखिए, एनर्जी सेक्टर को देखिए आप, 2025 में क्या लग रहा है आने वाले सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ में क्या उसमें बढ़ोतरी, तेजी देखने को मिल सकती है? इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं? अगर मैं एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड करूं, ऑयल एंड गैस को एक तरफ रखें एंड पावर सेक्टर को एक तरफ रखें, अगर इन दोनों को अलग करें तो पावर सेक्टर और इस पूरे वैल्यू चेन पे हम बहुत पॉजिटिव हैं। इंडिया में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। थर्मल हो चाहे रिन्यूएबल हो, ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करती है, उन्होंने भी कमिट किया है कि उनको ऐसा करना है। तो इस वजह से पावर सेक्टर से जुड़ी जनरेशन, ट्रांसमिशन और जितने वेंडर्स वाले कंपनियां हैं, उन सारे सेगमेंट पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं और इस करेक्शन में वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रही हैं वापस इसमें एंट्री लेने के लिए।
लेकिन जो ऑयल एंड गैस स्पेस है उसमें काफी कुछ डिपेंड कर जाता है कि ग्लोबली ऑयल कैसे चल रही है। कभी कहीं सडनली वहां स्पाइक आ जाए या ऐसे टाइम में समय पे स्पाइक आ जाए जहां पे ऑलरेडी हमारे यहाँ टैक्सेस ऑन अ हायर साइड हो। काफी हद तक काफी काफी सारी कंपनियों के मार्जिन और प्राइसेस गवर्नमेंट काफी हद तक डिसाइड कर लेती है। तो इसलिए ऑयल एंड गैस स्पेस पे हमारा व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ग्रोथ विजिबिलिटी पावर सेक्टर और इस पूरे इकोसिस्टम पे बहुत स्ट्रांग है। तो ये करेक्शंस हमें पावर सेक्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, ऑयल एंड गैस में नहीं दे रही। ओके अच्छा, लास्ट प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे आलोक जी आपसे। फार्मा इज ऑल्सो, मतलब आपके मुताबिक अच्छा प्लेस होगा इस वक्त चेस करने के लिए, स्पेशली सीडीएमओ, या फिर जेनरिक में जाएंगे आप? फार्मा एक अच्छी डिफेंसिव स्पेस है, हाइडिंग स्पेस भी है और वहाँ ग्रोथ भी है। अगर इसमें इसको अगेन डायसेक्ट किया जाए तो ब्रॉडली इसको डायसेक्ट करते हैं हम। अगर मेडिसिन में देखते हैं तो हम एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक मार्केट देखते हैं। एक्सपोर्ट के जो टेलविंड्स थे, जहां ड्रग शॉर्टेजेस ज्यादातर यूएस में थे, अब वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। इसलिए एक्सपोर्ट से ज्यादा डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट जो ग्रोथ रहेगी वो बेटर है। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर जो होती है, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स और स्पेशली हॉस्पिटल्स, वो सेगमेंट काफी ग्रोथ नजर आती है उसमें हमें नेक्स्ट 2-3 साल। ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर को अगर मैं कंबाइन करूं तो नेक्स्ट कुछ साल में 40 से 70% की ग्रोथ बेड्स में आने वाली है उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से, जो कि उनके अर्निंग्स ग्रोथ में भी दिखेगी। सो डोमेस्टिक फार्मा, साथ ही साथ हॉस्पिटल सेगमेंट विद इन हेल्थ केयर, ये बेटर ग्रोथ सेगमेंट्स है। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने और एक व्यू दिया 2025 के लिए। और क्योंकि हमारी 2025 में पहली मुलाकात थी आलोक जी, तो मेरी तरफ से आपको, श्रेया की तरफ से, पूरे CNBC परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।